अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम यस, मिस। आ रही है आवाज। क्लियर है आवाज़? कोई इशू तो नहीं है वॉइस में? वालेकुम। ओके, 2 मिनट्स वेट करते हैं, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है, ठीक है। ये टेक्निकल कोर्स है, लॉजिकल कोर्स है। स्टार्ट से ही बता रही हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे स्टार्ट से, और हर चीज़ इस कोर्स में बेस करेगी आपकी प्रैक्टिस में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं अभी क्लास में अभी समझा रही हूँ वो उसी वक्त 100% समझ आ जाए। उसके पीछे आपको जो है वो बुक भी रीड करनी पड़ेगी और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोड करना पड़ेगा एज मच एज़ पॉसिबल, ठीक है। ये कोर्स टोटली आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे बेस कर रहा है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है। आसान कोर्स नहीं है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल कोर्स है, ठीक है। लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स भी है। जितने ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक इंटरेस्ट ही चाहिए इस कोर्स में, एक इंटरेस्ट और एक प्रैक्टिस जो कि रिक्वायर्ड है इस कोर्स में, ठीक है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है और किस तरीके से हम प्रोग्राम राइट डाउन कर सकते हैं।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस तरीके से है कि 20 मार्क्स का हमारे पास मिड टर्म होगा, 20 to 25%। ठीक है, मिड टर्म 20 to 25%, फाइनल 40% होगा आपका। उसके अलावा अच्छा ये पुरानी आउटलाइन है, इसमें लैब के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा और 20 मार्क्स एक क्विज असाइनमेंट। ठीक है, सो ये आपके पास 100 का टोटल बनेगा। 20 to 25 मार्क्स मिड टर्म के, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, 20 मार्क्स का आपके क्विज असाइनमेंट्स होंगे, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स, और 20 मार्क्स का आपकी फाइनल पेपर होगा 40 मार्क्स का। तो ये आपके पास टोटल हेड बना 100 का। अच्छा, बुक्स जो हैं इसमें यहाँ पे गिवन है लेटर सी शार्प। अच्छा, ये बुक जो है इसकी ई बुक तो नहीं है होगी, इस जो ई बुक है वो मेरे पास लेटर सी की है। ठीक है, तो लेटर सी वाली बुक की ई बुक मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, लेकिन उसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे, जिसमें उसकी तमाम एग्जांपल्स को सी शार्प पे आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारा कोर्स सी शार्प पर है। तो हम सी शार्प पढ़ेंगे, और जो बुक मैं अपलोड करूँगी वो लेटर सी की बुक है। तो उसमें सारे प्रोग्राम सी के बने हुए, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि उन सारे बने हुए प्रोग्राम को आप सी शार्प पे मैप कर दें प्रैक्टिस के लिए, और एंड में जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं उसको आप सी शार्प पे इम्प्लीमेंट कर दें। और इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छी मैंने एक बुक निकाली है, वो बुक भी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बुक है। ठीक है, तो वो भी मैं LMS पे आपके अपलोड कर दूंगी। सारे लेक्चर्स सब चीज़ें आपको LMS पे मिलेंगी, ये कोर्स आउटलाइन भी LMS पे मौजूद होगी आपके। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आज का है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगी, और उसका लिंक भी LMS पे शेयर कर दूँगी। अच्छा, फर्स्ट जो हमारे पास है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग इटसेल्फ है क्या, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और उसके डिफरेंट फेजेस, प्रोग्रामिंग स्टार्ट से लेकर अब तक कितनी इवॉल्व हो चुकी है, कितनी ज़्यादा उसमें चेंजेस आ चुकी हैं, चेंजेस की रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, फ्लो चार्टिंग प्लस एल्गोरिथम। जब हम प्रोग्राम राइट डाउन करते जा रहे होते हैं तो एक्चुअल कोड करने से पहले पहले हम उसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बना के कैसे उस अपनी कोडिंग को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, इसके हम पूरी एग्जाम्पल सिनेरियो के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा विजुअल स्टूडियो, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे। विजुअल स्टूडियो एक एनवायरनमेंट है जो हमें ये सपोर्ट देता है कि जो लैंग्वेज वो प्रोवाइड कर रहा है उस लैंग्वेज के अंदर रहते हुए हम विजुअल स्टूडियो पे ही कोड राइट डाउन करें, वहीं पे कंपाइल करें, वहीं पे रन करें। सो बेसिकली विजुअल स्टूडियो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे रहा है, जिसमें से हम सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे और उसी पे ही कोड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ओवरव्यू होगा डेटा टाइप्स का, कि व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में हम अपने डेटा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, और डेटा टाइप क्या होती है, और हर डेटा टाइप कितना डेटा स्टोर करता है मेमोरी में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेमोरी का भी देखेंगे कि जो डेटा टाइप्स हैं वो किस तरीके से मेमोरी में डाटा स्टोर कर रही हैं। देन हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी शार्प में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, उनकी कैटेगरीज भी देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। देन फिर हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन देखेंगे, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती हैं वो एक्सप्रेशंस किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर एक सेशन हम रखेंगे प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड आइडियाज़ प्लस डिस्कशन। प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारा पोर्शन यहाँ पे आएगा कि प्रोजेक्ट असाइनमेंट स्टार्ट होगी, जिसमें आप यहाँ तक आके आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का आइडिया हो जाएगा, सो दैट आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या चीज़ बनानी है। तो जस्ट आपने एक प्रपोजल देना होगा कि आप प्रोजेक्ट में क्या चीज़ बनाएंगे, ठीक है, उसका नेम और कुछ इन बेसिक इन्फॉर्मेशन। और वो आइडिया आपको जहाँ तक हम कोर्स कर चुके होंगे उससे भी आएगा, और मैं एक लिस्ट भी अपलोड कर दूंगी LMS पे, जिसमें प्रोजेक्ट के टाइटल्स गिवन होंगे। तो वो टाइटल देखकर जो टाइटल आपको सूट करेगा, जो आपको लगता है कि आप उस पर काम कर सकते हैं, तो वो आप एज अ प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम जो ग्रुप मेंबर्स अलाउ हैं वो 3 के मेंबर्स अलाउ हैं एक ग्रुप में, एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा आपका ग्रुप आप नहीं बना सकते, मैक्सिमम 3 है और मिनिमम
एक भी स्टूडेंट बनाकर अकेले बनाना चाह रहा है तो बना सकता है। मैक्सिमम 3 का मतलब है मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स कि हम अपने प्रोग्रामिंग में डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। कोई भी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हो वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू कोड। ठीक है, जहाँ पे डिसीजन लेना हो कि इधर दिस पोर्शन एग्जीक्यूट करना है या दिस पोर्शन एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हम स्विच केसेस देखेंगे कि जिस तरह इफ़ एल्स वर्क कर रहा है उसी तरह उसका ऑल्टरनेटिव स्विच केस है। कुछ केसेस पे जहाँ पे इफ़ एल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, तो वी कैन यूज़ स्विच केसेस एज वेल। फिर हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट आर लूप्स। लूप्स क्या है? रेपिटेशन है। जब मैं अगर एक कोड पीस ऑफ कोड को मुझे बार बार रिपीट करना है तो उसको बार बार राइट डाउन करने के बजाय अगर मुझे 100 टाइम्स लिखना है, 500 टाइम्स चाहिए, तो मैं उसको बैठ के 500 टाइम्स तो कोड नहीं करूँगी। ठीक है, उससे मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और इनएफिशिएंट भी हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक लिमिट बता दूं कि ये एक कोड है, एक दफ़ा लिखूं उस कोड को और लिमिट बता दूं कि इसको इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम फिर रेपिटेशन यूज़ करते हैं जिसमें वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इन सब का हम देखेंगे कि कौन सी लूप कब कैसे और इनका क्या सिंटैक्स है और कैसे यूज़ होता है। फिर हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। ठीक है, ये हर चीज़ हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस तरह कोर्स आउटलाइन में मेंशन है। फिर हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे कि हम लूप के अंदर लूप जैसे 2 डायमेंशन पे अगर काम करना हो तो फिर उसके लिए हम नेस्टेड लूप्स इस तरीके से काम कर सकते हैं। विंडोज़ कंट्रोल पढ़ेंगे, बेसिक विंडोज़ कंट्रोल्स क्या है हमारे पास। फिर हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम तक इंशाल्लाह होपफुली हम ये कंटेंट कवर कर चुके होंगे और ये सब हमारे मिड टर्म का पार्ट होंगे। आफ्टर मिड टर्म हम मेथड्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, एरे पढ़ेंगे। एरे क्या है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेम वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। जिस तरह हम अलग अलग वेरिएबल्स अब तक बनाते आए थे, एरे हमें ये फंक्शनैलिटी दे रहा है कि हम एक ही वेरिएबल के नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकें। वो कैसे होगा? जब हम एरे पढ़ेंगे, एरे का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हमें बेसिक वेरिएबल भी समझ आ चुके होंगे तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। 2 डायमेंशन एरे, जब हम सिंगल डायमेंशन एरे किसी एक डायमेंशन पे काम करता है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर हमें उससे ज़्यादा डायमेंशन चाहिए, एक्स और वाई दोनों, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होती है जिसमें एक्स और वाई, टेबुलर फॉर्म जो होती है जैसे टेबल है जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके लिए हम 2 डायमेंशन एरे पे काम करेंगे। एंड वी कैन वर्क ऑन मल्टी डायमेंशनल एरे एज वेल, एक्स वाई जेड एंड मोर देन एक्स 3 डायमेंशंस एज वेल। एंड जैक्ड एरे, जैक्ड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एरेज। ये हम देखेंगे। उसके बाद हम कलेक्शन पढ़ेंगे, सिस्टम की कलेक्शन। डेट टाइम की क्लास देखेंगे कि डेट टाइम की क्लास हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, सो दैट ये आपको आपके प्रोजेक्ट में भी हेल्प आउट कर सके। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इट्स रिकमेंडेड। जितने ज़्यादा ये सारे जो कंट्रोल्स हमने, ये सारे कंटेंट्स हम पढ़ेंगे कोर्स में, वो आपके प्रोजेक्ट में होंगे, उतना बेटर आपका प्रोजेक्ट होगा। फिर हम फाइल से पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम इस स्टेज पे डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एसएच नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे कि हम नोटपैड पे काम करें और उसको लिंक करें अपने कोड से, सो दैट हमारे पास बैकअप में जो हमारी फाइलिंग है या जो हमारी नोटपैड की फाइल है वो एज अ डेटाबेस वर्क कर रही हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट वर्ड फाइल्स के साथ पे काम करें और उसको अपने कोड के साथ लिंक कर दें। फिर एक टॉपिक है हमारे पास रिकर्जन का, कि जब मेथड के बाद हम यहाँ पे रिकर्जन देखेंगे, एक ऐसा मेथड जो अपने आप को कॉल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव मेथड। इसका ओवरव्यू देखेंगे, इसकी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, हम स्ट्रिंग के फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, विंडोज़ बेसिक कंट्रोल सब कुछ देखेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट के जो 2 सेशंस होंगे उसमें आपके प्रोजेक्ट सबमिशन एंड इवैल्यूएशन होगी। बिल्कुल आएँगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ये कोर्स ऐसा है कि इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि जो टॉपिक मिड में आएँगे वो फाइनल में नहीं आएँगे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ हम आगे तक पढ़ते चले जाएँगे, लेट्स से अगर मैं एरे की बात कर रही हूँ, सो एरे में मुझे मेथड्स भी रिक्वायर्ड होंगे, मुझे लूप्स भी रिक्वायर्ड होंगी, मुझे इफ एल्स भी रिक्वायर्ड होगा, स्विच केस भी हो सकता है। तो जो चीज़ें हम आगे पढ़ते चले जाएँगे वो पीछे वाले से मर्ज होती चली जाएगी, बाइंड होती चली जाएगी। तो कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग में इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
ठीक है, तो अगर मैं मेथड पे काम कर रही हूँ तो मेथड के लिए मुझे लूप हो सकता है, मेथड के अंदर मैं लूप भी लगा रही हूँ, इफ एल्स की स्टेटमेंट भी लगा रही हूँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन लॉजिक कि जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स का। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, थोड़ा सा इस कोर्स के लिए आपको मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी, और वैसे भी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं, आप कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस कोर्स में भी थोड़ा सा आपको समझदारी और पेशेंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वही चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं मुझे तो आता है, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आपको उसी वक्त समझ आ जाए। ठीक है, उसके लिए आपको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे। पर ये भी नहीं कि ऐसा नहीं कि मिस अगर ने जो समझाया है वो हम खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे। इस कोर्स में एफर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, विदाउट एफर्ट, विदाउट हार्ड वर्क जो है ना, अच्छे मार्क्स लेना नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। और थोड़ा सा जो है वो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, वाई आर देयर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं, उनके क्या रीजंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, और क्या हमें फर्दर और लैंग्वेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज की भी बात करें तो किसी भी लैंग्वेज की डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि उर्दू एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, तो किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हमारे पास क्या है, बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जिसमें कुछ सिंबल्स होंगे। ठीक है, कि हमने उन सिंबल्स को कैसे कंबाइन करना है और हर सिंबल के क्या मीनिंग्स है। इसी तरह कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जिसमें हम प्रोग्राम बेसिकली क्या है, प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि लेट्स से अगर दो नंबर को ऐड करना है तो इनपुट ए इनपुट बी कैलकुलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए बी सी आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स और कंटेनर जो उन वैल्यूज़ को होल्ड कर रहे हैं। तो मैं अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जो हमें ये बता रही है कंप्यूटर को कि उसने किस तरीके से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने। ठीक है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि कंप्यूटर इटसेल्फ इट्स नथिंग, कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, एक डम्प मशीन है। उस मशीन से काम कैसे करवाना है वो उसके पीछे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अब वो प्रोग्राम क्या है, अकॉर्डिंग टू द मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, सो मशीन कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक मशीन है। अब उस मशीन के बैक एंड पे प्रोग्राम रन हो रहे हैं, वो प्रोग्राम उसको बता रहे हैं कि उसने किस तरीके से ऑपरेट करना है। सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपके कंप्यूटर को
इंफॉर्मेशन दे रही है कि उसने किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। लेट्स से मैंने कहा कि मैंने कोई काम करना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो उस एप्लीकेशन बनाने को पहले पहले डायरेक्ट कोड करने से पहले पहले मैं उसका एल्गोरिथम लिखूंगी। एल्गोरिथम क्या है? इंग्लिश नरेटेड लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हमारे पास डायरेक्शंस हैं। जैसे कुकिंग की होती है ना, कि पहले कोई चीज़ अगर आपने कुक करनी है तो उससे पहले पहले आप उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे करना है, और उसके बाद फिर एक्चुअल करते हैं। प्रोग्रामिंग भी इसी तरीके से, पहले जो आपने प्रोग्राम बनाना है उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले पहले आप उसका एल्गोरिथम लिखते हैं कि हमने करना क्या है। पेपर पे एक सोल्यूशन देते हैं, एक डॉक्यूमेंट करते हैं कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम है तो उसका इस ये काम मैंने करना है, ताकि जब आप कोड करें तो आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पहले से पता हो कि ये टास्क हमने परफॉर्म करना है। तो उससे आपकी कोडिंग और आसान हो जाएगी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई एल्गोरिथम लिखा है, अच्छा एल्गोरिथम सिंपल, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश सिंपल के वर्ड, इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स में आपने एल्गोरिथम लिख दिया अपनी ओन लैंग्वेज में, और फिर उसको जब आप कोड करोगे तो वो कोड आसान होगा। इट प्रोवाइड्स अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन। आपके कंप्यूटर को ये बता रहा होता है कि आपके कंप्यूटर ने कंप्यूटेशन या कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि जो काम यूज़र कंप्यूटर से करवाना चाह रहा है वो काम कंप्यूटर कैसे करेगा, थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A programming language is a notational system for describing computation in a machine readable and human readable form. ठीक है, तो it basically work like an interface between computer एंड ह्यूमन। एक ऐसा सिनेरियो जिसको ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सके और जिसको मशीन भी अंडरस्टैंड कर सके। A programming language is a tool for developing executable models for a class of problem डोमेन्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड कर रही होती है? मल्टीपल मॉडल जनरेट कर सकती है मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम डोमेन के अंदर अगर लेट से मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई बैंक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो बैंक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डोमेन क्या है? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब डोमेन क्या है मेरी? बैंक की साइड की, तो मुझे उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, सारी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर हम यूनिवर्सिटी के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो डोमेन क्या है हमारे पास? एकेडमिक्स। तो उसी के रिलेटेड फिर मॉडल जनरेट होंगे एंड इट कैन बी वर्क फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एज वेल। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। जिस तरह हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स भी हैं, सिंबल भी हैं एंड ग्रामेटिक रूल्स भी हैं। ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, सिंबल कौन कौन से हैं और ग्रामेटिक रूल्स कौन कौन से हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ वर्ड्स। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करें तो उसके अपने कुछ वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं एंड रूल्स ऑफ ग्रामर है। द ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है, जब हम कोड करेंगे सी शार्प में या किसी भी लैंग्वेज में, जब हम कोड करते हैं तो हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स ये बताता है कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल के नाम के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके लिए डाटा टाइप क्या लगेगी। तो ये सारे रूल्स क्या होते हैं, वो हर लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही होती है और हम उन रूल्स को सिंटेक्स कह रहे हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना डिफरेंट सिंटेक्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सी शार्प का सिंटेक्स है वही जावा का सिंटेक्स, ऑल तो जावा और सी शार्प का सिंटेक्स काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो पाइथन का जो हमारे पास सिंटेक्स हो वो सी शार्प का भी हो। हर लैंग्वेज का अपना डिफरेंट सिंटेक्स होता है, हो सकता है। सिंटेक्स आर बेसिकली ग्रामेटिकल रूल्स कि जब आप उस लैंग्वेज में बैठ के कोड करें तो उस कोड को करने का क्या मैकेनिज्म, क्या तरीका होता है। ओके, सो क्वेश्चन हियर इज देयर, व्हाई आर देयर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? तो इसका सिंपल आंसर ये भी हो सकता है कि क्यों हमारे पास इतनी सारी नेचुरल लैंग्वेजेस क्यों हैं? जब हम सब ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सब मल्टीपल लैंग्वेजेस क्यों अंडरस्टैंड और क्यों बोलते हैं? सब एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन रीजन, एरिया जहाँ आप रह रहे हैं, जो सिनेरियो है उसी के अकॉर्डिंगली आप बोल रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एज बेटर वेज हैव बीन डेवलप्ड टू डिजाइन देम। शायद मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ये चीज़ देखी थी एक, कि हमारे पास
टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पहले जो एप्लीकेशंस बनती थी वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती थी जिनको साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जो है बहुत स्पेसिफिक यूज़र्स यूज़ करते थे, और उनको डिज़ाइनर भी जो है वो मशीन लैंग्वेज में कोड करके इम्प्लीमेंट कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुकी है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है मीन कि अब हमारे पास हर चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। तो जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो उसको यूज़ करने के लिए जो यूज़र्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। हर क्लास ऑफ यूज़र उसको यूज़ कर सकती है। सो जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर जनरेट करना थ्रू मशीन लैंग्वेज, बिकॉज मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। उसमें सारा काम ज़ीरोज़ वन ज़ीरोज़ वन ज़ीरोज़ वन पे है और मशीन डिपेंडेंट भी है। मतलब अगर एक मशीन पे लिखा हुआ कोड दूसरी मशीन पे नहीं रन करेगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग है। सो हर मशीन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, नया कोड जनरेट करना पड़ता था, उस मशीन को अंडरस्टैंड करना पड़ता था, हर मशीन की नॉलेज लेना, तो उससे काम बहुत डिले हो रहा था। तो फिर ये चीज़ आई कि मशीन लैंग्वेज में जैसे जैसे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो मशीन लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर मशीन लैंग्वेज से अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई। असेंबली लैंग्वेज इज़ बेसिकली एज अ मीडिएटर लैंग्वेज बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। ना तो कम्प्लीटली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ना ही कम्प्लीटली मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। एज एन हमारे पास किस तरीके से काम कर रही है, एज एन इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज। फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ कि अब तो हमें हर चीज़ हम ऐप में बना रहे हैं। अब ऐप में हमारे पास इतना ऐप बनाने के लिए इतना टाइम थोड़ी है कि पहले हम असेंबली लैंग्वेज समझें और उसको अंडरस्टैंड करें और फिर उस पर काम करें। तो क्यों ना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और आसान कर दें। तो फिर इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व होती चली गई, चेंज होती चली गई। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड इन द 1950s। 1950s में फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर देन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई। और रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे पास अब रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमारे पास वी शुड हैव मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वर्क कर सके। सिंस देन थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड। उस वक्त से लेकर अब तक 1000 लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस तो है जो है वो हमारे पास ऑब्सोलीट भी हो चुकी हैं, अब उन पे काम नहीं भी हो रहा। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब एप्लीकेशन की नेचर भी डिफरेंट है। देखिए पहले तो ये होता था ना, हमें पता है कि साइंटिफिक एप्लीकेशन बन रही हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, या हमारे पास इंजीनियर आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड। लेकिन अब हमारे पास मल्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं और हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन है। तो फिर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए वी शुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, स्टार्ट में कुछ आपको मिलेगा थ्योरी, लेकिन उसके बाद फिर जब हम वेरिएबल्स स्टार्ट कर देंगे उसके बाद फिर हम जो है वो कोडिंग ही करेंगे। ठीक है, ये तो ओवरव्यू है स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स। लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लेवल क्या हैं, ये देखें 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी हैं यहाँ पे। आपको कौन सी आसान लग रही है, मतलब जिसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, हाई लेवल जिसमें इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो इस तरीके के वर्ड्स हैं जो हम कॉमन लैंग्वेज मतलब उसमें हम सुन रहे होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल है, सरफेस है, रिटर्न करो बी मल्टीप्लाई बाय एच, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंटेक्स ऑल तो हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसको देख के कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि हो क्या रहा है। बी जो है वो एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद ये रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या कह रहा है, लोड R1 to B, यानी कि रजिस्टर 1 की वैल्यू उठाओ उसको बी में स्टोर कर दो। लोड R2 to H, रजिस्टर 2 की वैल्यू उठाओ उसको H के वेरिएबल में स्टोर कर दो। मल्टीप्लाई करो R मल्टीप्लाई बाय R2, मतलब R और R2 को मल्टीप्लाई करो, एंड देन डिवाइड करो R1 नंबर 2 से।
R1 का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करो। यही काम अगर आप नोट करें जो हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट से हो रहा है, यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स राइट डाउन करनी पड़ी है असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, और उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज पे हम क्या कह रहे हैं, बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें कुछ चीज़ें तो हमारे पास क्या है मशीन लैंग्वेज की, और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, ये जो सिंबल्स हैं जो कि नियरेस्ट टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कह रहे हैं कि दीज आर मेमोनिक कोड्स। मेमोनिक कोड मीन्स ये कि लोड के लिए मशीन लैंग्वेज में एक सिंबल यूज होता है, ठीक है, एक नंबर 0101, इसकी अपनी कोई जो है वो कन्वर्जन है। तो अब हर दफ़ा लोड का बाइनरी वैल्यू याद करने से बेटर है कि क्यों ना हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एक कोड में, कि जब जब मुझे ऐड करना हो तो उसकी बाइनरी वैल्यू यूटिलाइज करने के बजाय मैं क्या करूं, मैं वो मेमोनिक कोड यूज़ कर लूं। ऐड जहाँ ऐड करना हो वहाँ A ऐड हो जाए, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो वहाँ पे मल यूज़ हो जाए। तो इससे हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो गई कि मुझे अब मल्टीप्लिकेशन, लोड, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिटर्न, इन सब के लिए बाइनरी वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने देखा 01010101। तो इसके लिए मैं इसको एक कोड में ट्रांसफॉर्म कर दूँ कि जब जब मैं लोड यूज़ कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे ये बाइनरी वैल्यू जनरेट हो। तो इससे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आसान हो गई। जबकि अगर हम मशीन कोड में देखें, मशीन कोड, क्योंकि मशीन हमारी सिर्फ दो लैंग्वेज समझते हैं, मतलब दो चीज़ों को समझती है, बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी के क्या मीनिंग्स होते हैं, 2, 0 एंड 1। सो मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड 1, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी मीन्स 2, और उसमें बाइनरी लैंग्वेज में वी हैव जस्ट 2 नंबर, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग आ गए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जैसे कि हम सब जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंट्स। अच्छा, हमारे पास जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या मशीन लैंग्वेज की बात करें, हमारे पास दो पोर्शन है, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंट्स इटसेल्फ। ठीक है, ऑपरेशन कोड क्या है हमारे पास, जो ऑपरेशन हमने, ज़ाहिर है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे या किसी चीज़ पे काम करें तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो जो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कोड है, ऑपरेशन कोड। और हर इस एडिशन अगर करना है तो उसके लिए हम ऐड या प्लस का सिंबल यूज़ नहीं, अभी तो हम सिंपल प्लस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं ना, ह्यूमन है समझ सकते हैं प्लस के मीन्स एडिशन है। कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड, और जब मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ तो प्लस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे क्या है, हर ऑपरेशन कोड के पीछे उसकी बाइनरी वैल्यू 0 1 1 1 1 0 0 0 कुछ इस तरह की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है। तो ऑपरेशन कोड के बेसिक कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने, एंड ऑपरेंट्स आर द डेटा जिस पे प्रोसेस होना है। अगर मैं कह रही हूँ 10 + 20, ह्यूमन लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ 10 + 20, तो उसमें ऑपरेशन कोड क्या है, प्लस, एंड 10 and 20 आर ऑपरेंट जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं कह रही हूँ 100 - 9, ठीक है, तो 109 आर ऑपरेंट्स मीन्स वो डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना हो, और बीच में जो सिंबल है वो ऑपरेशन कोड है, लाइक माइनस। अगर मैं कह रही हूँ 5 × 10, सो 5 and 10 आर ऑपरेंट्स, बेसिकली जो डेटा है वो ऑपरेंट्स हैं, और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेशन कोड है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एम्बिगिटी तो नहीं है? ओके, ठीक है।
अब मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक कोड अगर मैं मशीन लैंग्वेज में लिख रही हूँ 010101, तो वो उसी लैंग्वेज के लिए, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल है जिस पे मैंने उसको लिखा है। अगर वही सेम कोड 01010101 मैं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाऊंगी तो वो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिस मशीन के लिए लिखा है उसी के लिए अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, डिपेंडेंसी है यहाँ पे। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक कोड लिखा है, लेट्स से मैं कह रही हूँ, आपने एक कोड लिखा है स्टूडेंट 1 ने, उसने अपना कोड स्टूडेंट 2 को दे दिया, वो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाएगा तो वो उसको चला लेगा, क्योंकि हम जो कोड लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को कंपाइल करेगा, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली करेगा। मशीन लैंग्वेज में जो है वो कोई कंपाइलेशन नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। कोड लिखा, वो अकॉर्डिंग टू मशीन वैसे ही रन करेगा, तो डिपेंडेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसीलिए वो उसी मशीन पे चलेगा। ये चीज़ माइंड में होना बहुत ज़रूरी है कि मशीन लैंग्वेज का जो कोड है वो डिपेंडेंट है उसी मशीन पे, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिस पे हमने उसको राइट डाउन किया है। ठीक है, जो कोड हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं बहुत एफिशिएंट कोड होता है, फ़ौरन रन हो जाता है और कंपाइलेशन के लिए भी कोई टाइम नहीं लगेगा, उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होगा। लेकिन उसको राइट डाउन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मशीन की अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंगली 01 की नॉलेज होना, उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जो मशीन लैंग्वेज का कोड है वैसे तो मशीन के लिए बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है जो उसको ट्रांसफॉर्म करे। मशीन क्या करेगी, उसकी अपनी लैंग्वेज है। जैसे अब हम उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, आप इजीली उसको गेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच बोलना स्टार्ट कर दूँ तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऐसे ही है। और अगर हम कोई एक जो है इंटरप्रेटर रख लेते हैं, कोई एक थर्ड पर्सन रख लेते हैं जिसको चाइनीज़ फ्रेंच भी आती हो और उर्दू भी आती हो, तो वो क्या करेगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको ट्रांसलेट करेगा उर्दू में, आप जो आंसर कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करेगा फ्रेंच में। कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन टाइम लग रहा है। ठीक है, वो जो कन्वर्जन हो रही है उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम दोनों का मीडियम सेम है, जो मैं बोल रही हूँ और जो आप सुन रहे हैं वो सेम मीडियम की लैंग्वेज है, तो हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन फ़ौरन चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे अगर मैं आपके सामने कोड लिखना शुरू कर दूँ C# का, तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा जब तक मैं आपको समझाऊँ नहीं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन लैंग्वेज को समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो जो कोड की एग्जीक्यूशन होगी वो बहुत फास्ट होगी और बहुत एफिशिएंट कोड होगा मशीन के लिए। लेकिन एज अ प्रोग्रामर उस कोड को राइट डाउन करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड रिप्लेस बाइनरी ऑपरेशन कोड्स। वहाँ पे जो हम सारी चीज़ें 010101 मशीन लैंग्वेज में कर रहे थे, असेंबली में हमने कुछ चीज़ें रिप्लेस कर दी सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड से। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमने मेमोनिक्स यूज़ किए, जिसमें एडिशन के लिए हम 0101 यूज़ करने के बजाय हम ऐड का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक हमें आसानी हो गई। Assembly language programs needed to be assembled for execution by the computer। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो पहले असेंबल होगा, सो दैट कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सकेगी, क्योंकि ऐड क्या है कंप्यूटर को नहीं पता। तो जब आप पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे उसके बाद कंप्यूटर उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको असेंबल करेगा, यानी कि अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करेगा थोड़ा बहुत। Each assembly language instruction is translated into one machine language instruction। हर मशीन असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है वो किस में ट्रांसलेट होगी, आपकी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फ़ौरन दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है एफिशिएंट है एंड ईजियर टू राइट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि अब इसमें सारी चीज़ें 0101 पे होने के बजाय हमारे पास कुछ कोड यूज़ हो रहे हैं और उस कोड को याद करना आसान है।